नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट स्पेशल वीकेंड में। और आज हमने नाम दिया इसका मार्केट की गुगली। और बाजार की गुगली चल रही। गुगली वो होती बॉल जो क्रिकेट में समझ में नहीं आती कि वो किधर स्विंग कर जाए। तो ये गुगली इस समय बाजार में चल रही, क्यों चल रही है हम लोग एक्सप्लेन करेंगे आज आपको। आप अगर पिछले 8-10 दिन का मार्केट देखें, सिर्फ भारत का नहीं दुनिया भर कहीं देखें, तो जैसे ना कि वो तिरछी चाल होती है चेस में कि 2 कदम चले, फिर 1 कदम पीछे, फिर 1 कदम पीछे, 3 कदम चले। तो मार्केट एक सेंस दे रहा आपको, कुछ कहना चाहता है मार्केट, वो पढ़ना है हमें आज। और मार्केट की गुगली मैंने इसलिए कहा क्योंकि आप बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। हो सकता है कोई ऐसा डेटा है जो डेटा बहुत ख़राब हो, मार्केट उस पर पॉजिटिवली रिएक्ट करता है, या कोई डेटा बहुत ही अच्छा है उस पर नेगेटिवली रिएक्ट कर रहा है। तो मार्केट में क्या चल रहा है ये समझना बहुत ज़रूरी है। और हम चूँकि ग्लोबली कनेक्टेड हैं तो हमें दुनिया भर की चीज़ों को समझना है कि यूएस में क्या चल रहा है। अचानक से यूएस में इतना सेंटीमेंट कैसे ख़राब हो सकता है कि वहाँ पे एक एक दिन में बड़ी सी गिरावट आ जाए, फिर उसका इम्पैक्ट दुनिया भर के देशों में हो। 2-3 जो दुनिया की बड़ी कंट्रीज़ हैं, वहाँ के सेंट्रल बैंक्स अलग अलग अपने राइज चल रहे हैं, एक बढ़ा रहा है, एक घटा रहा है, और एक स्टिल है, अभी कुछ कर नहीं रहा है। तो ये इसका मीनिंग क्या है। तीसरा, आपने देखा होगा कि एसआईपी के दम पर हमारे बाजार चला है। डोमेस्टिक फंड ने बहुत पैसे लगाए और मतलब रिटेल ने लगाए, और वो लेटेस्ट डेटा भी सजेस्ट करता है कि टोटल में तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, लेकिन जब उसके अंदर ब्रेकडाउन करके आप देखेंगे तो आपको शायद कुछ दूसरी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। तो इसी गुगली को आज मार्केट की हम समझने की कोशिश करेंगे कि बाजार आपसे क्या कहना चाह रहा है और क्या हम उसको सही समझ रहे हैं वो जो कहना चाह रहा है। इस पर बातचीत होगी। हमारे साथ जो मेहमान है, परिचय कराता हूँ आपका। अभय जी हमारे साथ स्टूडियो में है, मुस्कुराता हुआ चेहरा। अभय जी तो चूँकि बहुत बड़ा फंड मैनेज करते हैं तो पूछेंगे कि आज कर क्या रहे हैं आजकल। साथ ही सुदीप सर हमारे साथ हैं, बहुत ही वेटरन है मार्केट के, तो इनसे भी मार्केट की रीडिंग कराएंगे। और आशीष चतुर्मोता जी हैं, जो फंड भी मैनेज करते हैं, चार्ट भी रीड कर लेते हैं। तो 2 फ़ायदे हमें होंगे कि चार्ट भी, आज सरवेन जी की कमी पूरी हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल। है ना। आप 2 हफ्ते नहीं थे, सरवेन जी ने बहुत तरह तरह के हमको चार्ट दिखाए। और अनुराग जी हैं, एनसिड कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर हैं, अमेरिका में रहते हैं, शिकागो में। और इनके देश में बहुत कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, तो वो समझने की कोशिश करेंगे कि यूएस में क्या हो रहा है और किसी को कोई चीज़ समझ में क्यों नहीं आ रही है। तो आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है, और इन्हीं क्वेश्चंस को आज हम लोग समझने की, पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आप शुरू करें अनुराग से। जिससे आपके अनुराग से करते हैं। अनुराग अनुराग ने बहुत मतलब दूर पहला से हमारे मेहमान आए हैं, तो पहले उन्हीं को उनको टारगेट प्रेफरेंस करना देनी होता है, चाहिए जी। क्योंकि उन्हीं के। अच्छा, एक चीज़ अनुराग जी बताओ, हाँ। वे रेट कट करने की बातें चल रही हैं, लोगों को लगता है सितंबर में रेट कट हो जाएगा। इतने दिन से आप लोग यही चाह रहे थे, उसके बाद भी बिकवाली शुरू कर दी आपने। क्यों भाई, ऐसा क्या है? अब तो खुश होना चाहिए। नीरज जी, अब तो ये हो गया है कि एक एक टाइम था ना जब क्या था कि बैड न्यूज इज गुड न्यूज एंड गुड न्यूज इज बैड हाँ, न्यूज। नाउ बैड न्यूज इज एक्सट्रीमली बैड न्यूज। अब तो अब तो थोड़ी भी बैड न्यूज इज वेरी बैड न्यूज, राइट। हाँ, तो मतलब ऐसा देखा है कि कंपनीज के टॉप लाइन के नंबर 2-3% से मिस हो रहे हैं एस्टिमेट्स। स्टिल ग्रोथ है, मतलब ग्रोथ कंपनी की आई 3% की और आनी थी 7% की, और स्टॉक 40% गिर गया नीरज जी। हाँ, मतलब एक्सट्रीम रिएक्शंस हैं, तो ऑफ कोर्स रैशनल नहीं है। और क्या हुआ है कि इसका फायदा उठा करके अभी जो रिजल्ट्स आए हैं ना, तकरीबन, अब देखिए जब मार्केट बैड मूड में होता है ना, तो कंपनीज को भी पता होता है कि कोई गाइडेंस मायने नहीं रखती है। आप जो भी गाइडेंस दें स्टॉक ने पिट जाना है। तो कंपनीज भी थोड़ा बहाना लेके कह देती हैं, देखिए कंज्यूमर वीक है और हम कॉन्फिडेंट नहीं है, क्योंकि गलत समय पे सही खबर देने का भी फायदा नहीं होता। तो देखिए रिजल्ट्स असाइड, नीरज जी, शॉर्ट टर्मिज्म बहुत ज्यादा है मार्केट में। और कहीं भी जब एसेट्स में उछाल आता है, तो उसका फायदा उठाने के लिए ऑन द मार्जिन्स काफी लोग आ जाते हैं, राइट। तो ये येन कैरी ट्रेड एक तरह से कहें तो उसी का एक रिफ्लेक्शन है, जो पिछले 3-4 साल से जापानीज येन में इंटरेस्ट रेट्स 0% थे, तो ऑफ कोर्स 0 से थोड़ा ऊपर लोग बोरो करके मार्केट्स में लगा सकते थे। तो बहरहाल रेट कट्स का सवाल है आपका नीरज जी। देखिए ये तो 21 में तो गलती ये हुई कि देर में हाइक करना शुरू किया, और अब वेरी क्विकली मार्केट इज सेंसिंग दैट प्रॉब्ली अब देर है, ये 25 बेसिस पॉइंट शुरू हो जाना चाहिए था।
अज्यूम करते हैं कि उन्होंने सितंबर में कर भी दिया 25। देखो 50 तो करना रिस्की हो जाएगा, बिकॉज देन मार्केट विल वरी कि यार फेड को और क्या चिंता दिख रही है। तो करेंगे तो 25 ही, और 3 मीटिंग्स हैं इस साल में, तो 25-25 करीब 75 बेसिस पॉइंट आएगा। उसके ज्यादा करेंगे तो सिग्नलिंग प्रॉब्लम है, और उससे उतना भी करेंगे तो वो नाकाफी है नीरज जी, क्योंकि हाउसिंग मार्केट में और तमाम इकोनॉमी के जो लेवर्स हैं उनमें स्लो डाउन बहुत ज्यादा है। और ब्रॉडली अगर हम देखें तो हम आप बाकी कंज्यूमर कंपनीज के रिजल्ट्स देख लीजिए नीरज जी, मैकडोनल्ड से लेके स्टारबक्स से लेके नाइकी से लेके तक, एवरीबडी इज सेइंग दैट कंज्यूमर इज नाउ नॉट विलिंग टू स्पेंड। तो कुल मिलाकर के अच्छा, ये मार्केट का व्यू है नीरज जी। अपना व्यू मैं ऐड कर दूं, मुझे नहीं लगता कि कोई रिसेशन की के खतरे हैं यूएस इकोनॉमी में। स्लो डाउन एक अलग चीज है, लेकिन स्टिल इकोनॉमी इज क्रिएटिंग जॉब्स। मंदी की गुंजाइश बिल्कुल कम है, और वो प्रोबेबिलिटीज देखते रहिए, बैंक्स रिवाइज करते रहेंगे कि 30% 40%, उसका कोई मायने नहीं है। तो तो आई अनुराग, थिंक आपको लगता है 3 रेट कट होंगे? मुझे लगता है 3 ही होंगे, क्योंकि हर मीटिंग में 25 बेसिस पॉइंट ही होगा। मुझे नहीं लगता कि वो 50 की गाड़ी शुरू करेंगे, 40? क्योंकि वो नहीं, वो 25 के ऊपर कोई भी रेट कट फिर वो ज्यादा ही हो जाता है ना। दैट देखो मींस दैट द मार्केट। समय कितना बलवान होता है ना। जब हम लोग कह रहे थे रेट काटो तो कोई सुनता नहीं था। अब सब वहाँ ये कह रहे हैं कि 3 काटो, हर बैठक में काटो। अनुराग भाई, मेरा मूल सवाल वही है कि जब रेट कटने की तैयारी हो रही है तो आप कह रहे हो कि खुश इसलिए नहीं क्योंकि देर कर दी, पहले काटना चाहिए था। नहीं, अब देखिए, इस मीटिंग में 25 कर सकते थे, लेकिन ये तो अब हमें बाद ही में पता लगेगा कि बैलेंस उनसे अचीव हुआ कि नहीं हुआ। मुझे लगता है इतनी कोई देर नहीं हुई है। देखिए, येन कैरिटेड असाइड, इकोनॉमी स्टिल बहुत स्ट्रांग है नीरज जी। जो अनएम्प्लॉयमेंट 4.1% से 4.3 भी पहुंचा है, वो इसलिए पहुंचा है क्योंकि लोग ऐड हो गए। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन 62.2 से 62.7 पे आ गया, राइट। तो वो एक्स्ट्रा लोग ऐड हो गए हैं, उससे अनएम्प्लॉयमेंट भी 4.1 से 4.3 आ गया। बट 4.5 तक का अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में जरूरी था नीरज जी। एक तो मार्केट दूसरी साइड देखता नहीं है इक्वेशन का, लेकिन इस तरह के इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स आ गए थे मार्केट में कि वेजेस में भी लोग उम्मीद कर रहे थे। अब वेज इन्फ्लेशन भी 3.6 अब फर्स्ट टाइम पहुंचा है, तकरीबन प्री पेंडेमिक लेवल 3.1% के आसपास है। तो वो वहां तक पहुंच जाएगा। तो लोगों में एक मैसेज देना कि भाई वो वेजेस आप उतना ही एक्सपेक्ट कीजिए जैसे पहले करते थे, ये एक बड़ा चेंज ऑफ स्टैंस है। ये वैसा ही है जैसे 2020 के बाद जो इन्वेस्टर्स आए हैं उनको ये समझाना कि भाई मार्केट 10% नीचे चला जाता है कभी कभी, तो वो बड़ा मुश्किल होता है नीरज जी। कि मार्केट में लॉस भी होते हैं। लोग बोलते हैं एफडी में 8% में क्यों लगाएं। वो समझाना ही बड़ा मुश्किल है, वो समय समझाएगा अपने आप। तो आई 8% की थिंक एफडी में जरूरी था। क्यों लगाए यार? मतलब 7-8% की एफडी में लगाओ, फिर 2.5% टैक्स दे दो, बचा क्या? उससे तो अच्छा उड़ा टैक्स खा लेंगे। तो नीरज जी, टैक्स तो ये 12.5 हुआ है ना लॉन्ग टर्म। ये सर 20% नहीं नहीं नहीं, होने वाला आप तो है। लॉन्ग टर्म ही देख रहे हो सर। हम लोग साल में 4 महीने सरकार के लिए काम करते हैं, करेक्ट। 8 महीने अपने लिए काम करते हैं, 33% टैक्स देते हैं। तो 8 ही महीने तुमको काम करना है, और जो अलग से आपने कमाया उसमें और देना है। बिल्कुल। और जीएसटी भी देना आपको। जीएसटी तो मुझे लगता है कि ऑक्सीजन में जीएसटी लग जाए। गुरु, तो बहुत अच्छी आली हवा ले रहे हो। पहाड़ी इलाके में रहते हो, थोड़ा ज़्यादा जीएसटी चाहिए। तो जी। इतने टैक्स के बोझ तले वो दवा आदमी या, 5% रिटर्न क्यों लेगा नेट ऑफ बिल्कुल ठीक टैक्स? बात। तो ये एक दिक्कत है। तो ये तो थी अनुराग की बात। इनका मार्केट चीख चीख के कह रहा रेट काटो रेट काटो रेट काटो, और ऊपर से जापान थोड़ा सा बढ़ा के और दिन को टेंशन दे दी। अपना बाजार क्या कह रहा है? ये हमारे बाजार में ना एक पूरे साल में देखा, हमने भी चर्चा करते रहते हैं जनवरी से नीरज जी। एक इन्वेस्टर है वो हमेशा देखता है कि मेरा इस समय मार्केट में रिस्क क्या है और रिवॉर्ड क्या है, और उस बेसिस से पोजीशन लेता है। अब हमारे मार्केट में क्या हुआ कि इलेक्शन का रिस्क था कि शायद बीजेपी की सीटें कम आए, तो जिन्होंने वो पोजीशन ली उसके हिसाब से बेरिश पोजीशन ली, उन्होंने ठीक पोजीशन ली, पर उसका फायदा नहीं हुआ। खामियाजा 15% मार्केट बढ़ गया। ठीक है, तो आपने रिस्क एक कवर किया अपना, पर आपको उसका नुकसान हुआ। बजट आया, बजट में भी एक नेगेटिव न्यूज़ आई टैक्स की। जिसने कहा कि हाँ टैक्स बढ़ेगा वो ठीक निकला, पर फायदा नहीं हुआ। सच बोलने की सजा। सच बोले तो अब
ये बड़ा एक अजीब सा मार्केट है क्योंकि आप रिस्क मैनेज कर रहे हैं पर रिस्क मैनेज करके आप नुकसान उठा रहे हैं। ये बहुत बड़ी चिंता की ये बात बड़ी चिंता की बात। तो अब ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पे मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, अर्निंग्स हमारी क्वार्टरली अर्निंग्स कोई ग्रेट नहीं थी, मीडियोकर थी, मिक्स थी, जितना एक्सपेक्टेशन था शायद उसके आसपास रहे, कमेंट्री भी ठीक ठाक थी। तो ऐसे इन्वायरमेंट में अभी भी इन्वेस्टर्स जिन्होंने रिस्क लेके पैसा खोया है, रिस्क बचाते हुए भी पैसा खोया है, अब वो डरे हुए हैं कि अगर हम बेरिश बन जाए, बाहर निकल जाए तो ये रैली मिस कर जाएंगे। जिन्होंने फ़ायदा उठाया, जिन्होंने कोई चिंता नहीं करी, वो तो और पैसा लगाने के मूड में है। तो और ऐसे इन्वायरमेंट में तीसरी चीज़ क्या हो रही है कि जो एफपीआई है, आपका एक सेगमेंट में है बाद में क्वेश्चन, पर जो एफपीआईज हैं उनकी 12 साल की लोएस्ट होल्डिंग है इस समय इंडियन स्टॉक्स में, तो बेच रहे हैं। इंडियन म्यूचुअल फंड्स और रिटेल इन्वेस्टर की हाईएस्ट होल्डिंग है इस समय, तो लोकल पैसा सपोर्ट कर रहा है। तो ये बड़ा एक अजीब सा माहौल है मार्केट में कि आप अगर रिस्क भी लें इस समय तो उसका कितना रिवॉर्ड मिलेगा और ये कहाँ तक ये रबर बैंड खिंचेगा और कहाँ पे टूटेगा कि आप थोड़ा भी करेक्शन आया आप ले लीजिए, अगले दिन बढ़ जाएगा। तो एक बाय ऑन डिप्स की जो स्ट्रैटेजी जो पिछले जनवरी से चल रही है कि जब भी मार्केट गिरे आप खरीद दो, अगले दिन फायदा हो जाएगा, तो वो मेरे को लगता है अगले 3 महीने में कहीं ना कहीं उस पर ब्रेक लगेगा और इन्वेस्टर्स को बड़ा सतर्क रहना चाहिए क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप जैसा जो सेगमेंट है जिसको हम ट्रैक करते हैं और जो डेटा भी हम देख रहे हैं, वो इस टाइम पे लिक्विडिटी धीरे धीरे वैनिश हो रही है। आप मार्केट का ऊपर से जाने दिए, निफ्टी में जो हो रहा है उसको छोड़ दीजिए, पर जो नीचे के लेवल में जो हम मार्केट पार्टिसिपेंट्स देख रहे हैं वो ये दिख रहा है कि जो लिक्विडिटी है मिड और स्मॉल कैप से, डिस्पाइट द फैक्ट कि प्राइस रिकवर हो गए, पर अंडरलाइंग स्ट्रेंथ नहीं है वॉल्यूम की। तो अगर थोड़ा भी स्टॉक बेचने जाते हैं तो नहीं जा रहा है अभी। तो इसका मतलब कि इस हाई एलिवेटेड प्राइसेस पे बायर्स नहीं है। तो अगर एक ऐसा इवेंट हो गया खुदा ना खास्ता कि जोर से सेलिंग आ गई सबकी, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की और फॉरेन इन्वेस्टर्स की, तो वो लेगा कौन माल? और उसकी वजह से मुझे लगता है कि अगले 3 महीने में काफ़ी सारे इवेंट्स हैं, ऐसे यूएस इलेक्शंस हैं, रेट कट्स हैं, इंडिया में इलेक्शंस हैं बड़े स्टेट्स के, और भी चीज़ें हैं। तो क्या उनकी वजह से एक ऐसा ओकेजन बन सकता है कि वी सी अ सडन ड्रॉप इन द मार्केट, शार्प ड्रॉप, जहां से रिकवरी इमीडिएट ना हो? तो मेरा ये सोचना है कि जो मार्केट भी है ये रोज, जैसे आपने कहा 2 कदम आगे 1 कदम पीछे जो चल रहा है वो उसी में है कि ना बायर्स को कॉन्फिडेंस है ज़्यादा और सेलर्स को तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि क्यों बेचारा 2-3 बार झेल चुका है। तो इस मार्केट में एक इन्वेस्टर्स को बहुत ही सतर्क रहना पड़ेगा। कैश होल्डिंग थोड़ी बढ़ाएं, डिफेंसिव रहें पोर्टफोलियो में, ज़्यादा वैल्यूएशन, ज़्यादा थीम्स को चेज ना करें जिसमें पैसा ऑलरेडी बन चुका है सिर्फ इसलिए कि वो पहले पैसा बना चुके हैं तो अभी बनाते रहेंगे। उन स्टोरीज पे बिल्कुल ना जाएं, ऐसा मेरा थोड़ा रियलिस्टिक होने का रियलिस्टिक है कि देखिए आपके जो इतने रिस्क हैं उसको मॉनिटर करें और सिर्फ इसका ना देखें कि क्या फ़र्क पड़ता है, मार्केट तो चलता ही रहता है ना। क्योंकि वो देखा है हमने पिछले 2 साल पहले ही, 1.5 साल पहले ही, कि वो सिचुएशन टर्न अराउंड भी बहुत फास्ट होती है फिर। एक्चुअली ये बहुत अच्छा हुआ कि अनुराग जी और आप जी उसी जगह पे ले आए जहाँ पे हम हमारे दर्शक इस प्रश्न का जवाब जानना चाहते हैं कि मार्केट क्या कहने की कोशिश कर रहा है। सुदीप सर, मार्केट क्या कहने की कोशिश कर रहा है? हम लोग देख रहे हैं, जैसे बहुत अच्छी बात है कि अगर आपका एनालिसिस बहुत सही है तब भी आपको पेनलाइज कर रहा है मार्केट, और जो कोई एनालिसिस नहीं कर रहे हैं उनको रिवार्ड कर रहा है। तो मार्केट क्या कहने की कोशिश कर रहा है? देखिए, मार्केट में, इंडियन मार्केट का स्पेसिफिकली अगर बात करें तो मैं ये कहूंगा कि कंटिन्यूअसली रैली हो रहा था। उसके बाद 4 जून जब इलेक्शन के नतीजे आए, थोड़ा बहुत करेक्शन हुआ, फिर वापस रैली चालू हो गया, एक तरफा रैली चल रहा था। तो सबको लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करेक्शन होना चाहिए, और मुझे तो लगता है ये सब बहाना है। इंडियन मार्केट का करेक्शन जो है ना, ये सब बहाना है, कोई बहाना चाहिए था करेक्शन का, और वो हो रहा है। लॉन्ग टर्म बाजार के हेल्थ के लिए इतना बड़ा रैली के बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग, कंसोलिडेशन, हेल्दी ट्रेंड है, ये मैं मानता हूं। अब इफ वी डिस्कस कि क्यों इतना बड़ा करेक्शन हुआ, जैसे हमारे सारे मित्र पैनल में कह रहे हैं कि वो येन कैरी ट्रेड था, उसका रिवर्सल जैसे शुरू हुआ, उसके साथ यूएस के लेबर मार्केट के आंकड़े आए जो एक्सपेक्टेशन से नीचे थे, तो वहां पे एक रिसेशन का एक हवा चालू हो गया कि रिसेशन है, ये है, तो सेंटिमेंट नेगेटिव हो गया और उसके चलते बिकवाली चालू हो गया दुनिया भर के मार्केट में। पर अब यहाँ भी मजे की बात देखिए, दुनिया भर के बाकी मार्केट में जो गिरावट आया,
इंडिया में उसकी कंपैरिजन में गिरावट बहुत कम था और रिकवरी भी बहुत फास्ट आ गया। अब इंडिया का मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स तो कुछ चेंज नहीं हुआ, सारे फैक्टर्स पिछले हफ्ते भी जो था इस हफ्ते भी वही है। ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, जिसका बहुत बड़ा शंका इंडियन इन्वेस्टर्स को, इंडियन मार्केट को, सरकार को रहता है, वहां पे भी इंस्पाइट ऑफ इतना बड़ा टर्मोइल वेस्ट एशिया में कोई चेंज नहीं है, रेंज बाउंड ही है। तो और मॉनसून जिसका चिंता हम सबको रहता है, वो भी ठीक ठाक चल रहा है। अभी भी 1.5 महीना टाइम है, थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम है, शायद वो भी ठीक हो जाएगा। तो ये सारे जो संकेत हैं ये तो पॉजिटिव ही है। अब क्या प्रॉब्लम क्या था मार्केट में, जो मैं मानता हूं, बहुत सारे मेरे मित्र भी मानते हैं कि कुछ स्टॉक्स में, कुछ सेक्टर्स में वैल्यूएशन अनरियलिस्टिक हो रहा है, तो उसको थोड़ा ठीक करना जरूरी था और मुझे तो लगता है वही हो रहा है। जो लंबी अवधि के लिए जो खरीदारी करते हैं उनके लिए कोई टेंशन की बात है ही नहीं। इंडिया में आप अनलेस ऐसा बहुत कोई बड़ा हादसा ग्लोबली हो जाता है, 7 से 8% के बीच में जीडीपी ग्रोथ आएगा। 5-6% आपका इन्फ्लेशन ऑन एन एवरेज 4.5-5% रहेगा। तो आप देख रहे हो कुछ 13-14% नॉमिनल ग्रोथ। तो 13-14% नॉमिनल ग्रोथ अगर आ रहा है और बेटर परफॉर्मिंग कंपनीज में ग्रोथ उससे भी ज्यादा आएगा, तो मुझे तो नहीं लगता है कि इंडियन इक्विटीज में कोई शंका की बात है। हाँ, आपको काउंटर स्पेसिफिक रहना है, स्टॉक स्पेसिफिक रहना है, सेक्टर थोड़ा केयरफुली चुनना है कि 2020, 21, 22 का जो मतलब कुछ भी आप खरीद लो ऊपर जा रहा है, वो शायद नहीं रहेगा। ओके। आशीष जी, इसको थोड़ा और कॉन्टेक्स्ट में डालते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा कि जो भी अब कह रहे थे ना सर, कि क्रूड ऑयल हमारे फेवर में है, इतनी जियोपॉलिटिकल टेंशन के बावजूद हमारे फेवर में है, हमारी इकोनॉमी हमारे फेवर में है, इन्फ्लेशन बाय एंड लार्ज कंट्रोल, अगर फूड इन्फ्लेशन को ना बहुत ज़्यादा तवज्जो दें तो कोर इन्फ्लेशन उतना भाग नहीं रहा है। जो क्रेडिट ग्रोथ है ना वो 15-16% की मुझे लगता है सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी की तरह 12% की होनी चाहिए, तो वो अपने आप को मीन करेक्शन में ले आएगी। वैसे जो हमारा मार्केट है ना वो भी बहुत ज़्यादा, अगर वैल्यूएशन में देखें तो उसको नीचे आना चाहिए, 44-45 के एवरेज पे नहीं चल सकता वो। तो जो अभी बात कही सुदीप सर ने या अभय सर ने कि ये एक ऐसा दौर है जहाँ पे थोड़ी सी रियलिटी चेक कर रहा है मार्केट खुद में, कि आप जो थोड़ा सा रियलिस्टिक हो जाए, सच का सामना करें। तो किसी पॉकेट में जहाँ जैसे डिफेंस के बहुत चले, अब नहीं चल रहे हैं, रेलवे वाले अब नहीं चल रहे हैं उतना, वो रुक गए या कम हो रहे हैं, ये हो रहा है। या मार्केट कुछ और कहने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जो एसआईपी का डेटा है वो तो अभी वैसे बना, हालांकि इंटरनली उसमें जाएंगे थोड़ा डिफरेंट स्टोरी है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल। तो नीरज जी, बिल्कुल जैसे बाजार में एक कंफ्यूजन की स्टेट बनी हुई है, इसके पॉजिटिव्स देखना चाहें तो बहुत काफी चीजें पॉजिटिव्स है, जैसे कि 8% की जीडीपी की ग्रोथ, फिस्कल डेफिसिट का मूवमेंट टुवर्ड्स 4.5 का जो लेवल है, ये एक बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशन है कि हमने हमारे फिस्कल कंसोलिडेशन पाथ को अचीव करने की हम कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ हम जिस तरह से सिप्स के नंबर देख रहे हैं और जिस तरह से म्यूचुअल फंड एक सिग्निफिकेंट कैश होल्डिंग पे बैठा है, तो वहां से कंटिन्यूसली बाजार को एक अच्छा सपोर्ट कोई भी डिप में आता हुआ नजर आएगा। और अगर से इंटरेस्ट रेट यूएस में रिवर्स होते हैं तो ये भी इंडिया के लिए एक अच्छा पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहेगा, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में काफी ग्लोबल फंड्स इंडिया की तरफ देखना शुरू करेंगे। और हम जानते हैं कि ऑलरेडी डीआईआईज अपनी ओरिजिनल होल्डिंग से ऑलमोस्ट 4 से 6% नीचे उन्होंने अपने पोजीशंस काट दी थी। तो अब ये पोजीशंस के अंदर अगर से वो वापस पोजीशन बनाना चाहे तो उसी में एक बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फ्लो बाजार के अंदर आ सकता है। तो ये तो कुछ पॉजिटिव पैरामीटर है। अब तकलीफ क्या है? तकलीफ है कि बाजार अब सेक्टर रोटेशन मोड में है और जनरली ये देखा गया है कि जब एक पर्टिकुलर बुल मार्केट चलता है तो लोगों की आदत हो जाती है कि कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स, कुछ पर्टिकुलर थीम्स, इनके ऊपर कंटिन्यूस दाव लगाते हैं और कोशिश ये करते हैं कि जब भी डिप आए उन्हीं सेक्टर्स के अंदर वापस पोजीशन बनाए, क्योंकि उनमें उन्होंने पहले बहुत बढ़िया पैसा बना चुके हैं। तो ये अभी तक के तो बहुत अच्छा वर्क भी कर रहा था। इसको हम कहते हैं बाय ऑन एवरी स्ट्रेंथ, क्योंकि जो चीज चल रही है उसी के चलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि कभी-कभी सेक्टर की टेलविंड मजबूत होती है, रिफॉर्म्स इस तरह के थे। बट अब आप इस देखेंगे इस बजट में हालांकि कोई एलोकेशन कम नहीं हुआ है डिफेंस का या रेलवेज का, बट कहीं ना कहीं जिसको हम कहते हैं बॉडी लैंग्वेज, वो पार्ट एक मिसिंग पार्ट था, और जिसके चलते मुझे लगता है कि अब जो एक हाई पी हम कंटिन्यूसली इन सेक्टर्स को दे रहे थे उनके अंदर डी रेटिंग आएगी। और आप देखिए चल क्या रहा है, जो सेक्टर पिछले 3-4 साल नहीं चले, आईटी नए ऑल टाइम हाई के आसपास आ रहा है, एफएमसीजी नए ऑल टाइम हाई के आसपास आ रहा है, फार्मा नए ऑल टाइम हाई के आसपास आ रहा है, यानी कि वो सेक्टर्स
जिनको हम टिपिकली डिफेंसिव्स कहते हैं, जिनको हम कहते हैं कि जहां से आपकी एक्सपेक्टेशन होना चाहिए 15 से 20% की ग्रोथ की, अब उन सेक्टर्स के अंदर में पैसा जा रहा है। इसका मतलब फ्लाइट टू सेफ्टी बाजार के अंदर में क्लियरली नजर आ रही है। तो ऐसे समय में पोर्टफोलियो का राइट बैलेंस क्रिएट करना एक बहुत जरूरी है, और हमें लगता है कि 60-65% पोर्टफोलियो इस समय पे लार्ज कैप ओरिएंटेड होना जरूरी है, और बहुत ज्यादा जो स्मॉल कैप या माइक्रो कैप में हम थे उससे स्विच करके हाई क्वालिटी स्मॉल मिड कैप के अंदर बढ़ने की इस समय काफी जरूरत हमें लगता है पोर्टफोलियो लेवल पर देखने को नजर आएगी। अभय जी, क्या बाई ऑन डिप का मार्केट नहीं है ये? नहीं, आशीष की मैं बात से एकदम सहमत हूँ। जो वो कह रहे हैं ना कि ये बाय ऑन डिप्स ने पूरे साल काम किया है, पर उसका मतलब ये नहीं कि हमेशा काम करेगा। करता ही रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो नहीं करेगा, और तब जो हमेशा बुल बायर्स हैं उनको भी सोचना पड़ेगा कि क्या गलती करी उन्होंने। तो ये बाय ऑन डिप्स का मार्केट नहीं है। अब आप पिछले महीने भर भी हमारे पहले हुए थे तब मैं बोलता था बाय ऑन डिप्स मार्केट, अब ये बाय ऑन डिप्स मार्केट नहीं है। दूसरी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो मैक्रो की हम बात करते हैं कि मैक्रो इंडिया का बहुत अच्छा है, वो है अच्छा, पर मैक्रो का डेटा है वो लैग से आता है। जो अभी रियलिटी है वो मैक्रो की रियलिटी नहीं है, क्योंकि वो मैक्रो का डेटा आपको 2 महीने पहले की रियलिटी बता रहा है। हम बॉटम अप इन्वेस्टर है, मतलब हमारा जो डेटा है वो बॉटम से आता है, हम मैक्रो इन्वेस्टर नहीं है टॉप डाउन। तो अभी जो जितने चैनल चेक्स हमने किए हैं नीरज जी, उसमें एक काफ़ी समय के बाद एक कंजम्पशन में सॉफ्टनेस दिख रही है, और वो इसलिए दिख रही है कि आप एक फेस्टिवल सीजन के पहले जो रिटेलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो इन्वेंट्री बनाना शुरू कर देते थे। ओके। तो टाइल्स, पेंट, प्लाईवुड, ये जो चीज़ें हैं डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन की, जिसमें लोग पैसा खर्च करते हैं अपना, इस समय माहौल बिल्कुल वैसा नहीं है। मतलब कोई डिस्ट्रीब्यूटर, कोई स्टॉकिंग नहीं हो रही है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर गाइडेंस नहीं दे रहा है मैन्युफैक्चरर को कि भाई आप इन्वेंट्री बढ़ाओ क्योंकि मेरे को बहुत अच्छी डिमांड दिख रही है फेस्टिवल सीजन में। ऑटोमोबाइल्स की बात करें हम, इस समय एक NBFC का नोट था कल, कमर्शियल व्हीकल 72 डेज की इन्वेंट्री है डीलर्स के पास। पिछली बार जब होता था 66 डेज की इन्वेंट्री थी, मार्केट गिरा था उसके बाद जोर से। तो ये अभी का डेटा है, और ये डेटा रिफ्लेक्ट करेगा मैक्रो में 1-2 महीने बाद। तो इसकी वजह से मुझे लगता है, और हमारे जो काफ़ी दर्शक हैं, व्यापारी खुद हैं, वो समझेंगे जिस बात को मैं कह रहा हूँ, क्योंकि उनका बिजनेस है, वो खुद ही देखते हैं कि क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो। तो ये क्यों स्लो डाउन हुआ है कंजम्पशन में, इसका मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि है कंजम्पशन का स्लो डाउन, या इसलिए क्योंकि क्रेडिट इजीली अवेलेबल नहीं है, जो पहले होता था। NBFCs ने, बैंक्स ने काफ़ी हाथ खींचा है, टाइट किया है। अनसिक्योर्ड क्रेडिट जो देते थे MSMEs को, SMEs को, वो भी टाइट किया है। तो उसकी वजह से एक इकोनॉमी में स्लो डाउन है डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन का। मैं आपको एक से रोक रहा हूँ जी। बहुत इंटरेस्टिंग बात कही आपने। हमने यहाँ पे एक शो किया था ISB के प्रोफेसर प्रसन्न तंत्री के साथ। बिल्कुल, मैं था तब शायद उसमें। हाँ, वो इसी बात को इंडिकेट कर रहे थे। उनके साथ मैंने 1 घंटे तक सिर्फ RBI और उसकी पॉलिसी पे बात की थी। एग्जैक्टली वो यही बता के गए थे हमें कि RBI ने जो कदम उठाए हैं ना, वेटेज बढ़ा दिया, AIF के इन्वेस्टमेंट पे चेक्स लगा दिए, इसका असर आपको आने वाले समय में क्रेडिट ग्रोथ पे दिखेगा। तो जो आप कह रहे हैं ना कि जो पर्सनल लोन मिल रहा था, रिटेल लोन मिल रहा था, उसमें थोड़ा टाइटनेस है, तो कंजम्पशन रुक रहा है। रिटेल लोन जो है, आप उसका डेटा देखेंगे, वो एकदम पैनिक सिचुएशन है अभी, जिसको मार्केट अभी भी डिस्काउंट नहीं कर रहा है। जो 110 दिन का DPD होता था, 170 दिन के DPD पे आ गया है। 5.2 लाख का एवरेज अनसिक्योर्ड रिटेल लोन होता था, वो 5.7 लाख पे आ गया है। और कलेक्शन एफिशिएंसी जो 98% थी, 94% पे आ गई है। सेक्टर सारे डिटेरिएट हो रहे हैं। तो ऐसे इन्वायरमेंट में जो लेंडर है वो खुद पैसा नहीं देना चाहता किसी कंज्यूमर को, कि आपका पैसा ही नहीं वापस आ रहा, तो उस सिचुएशन में आप क्यों पैसा ज़्यादा देंगे। आप कहेंगे वो 94% की एफिशिएंसी, भाई उसको 99 तो लेके आओ पहले, फिर नया पैसा दूंगा। और तो एक सेंटिमेंट जब खराब होता है ना कंजम्पशन का, तो उसको टर्न अराउंड होने में टाइम लगता है, और मैक्रो में वो बाद में रिफ्लेक्ट करता है। तो जो अर्निंग्स जो अभी सॉफ्टनेस है, मुझे लगता है वो 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर और रहेगी, मेरा ऐसा व्यू है। क्योंकि जब भी मैंने देखा है ऐसा 1-2 क्वार्टर का प्ले आउट होता है, तो ये मार्केट अभी भी मुझे नहीं लगता कि डिस्काउंट कर रहा है इस अर्निंग स्लो डाउन का। अभी भी एक्सपेक्टेशन ये है कि 30-40% ग्रोथ आएगी मिड कैप स्मॉल कैप की अर्निंग्स में, तो उनका जो 50 टाइम का P मल्टीपल है वो जस्टिफाइड है। पर अगर 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर में नहीं दिखा वो, तो वही स्टॉक बहुत महंगे लगेंगे, और उस पर फिर एनालिस्ट के कट्स आएंगे, फिर एनालिस्ट के वो आएंगे। तो ये मेरा थोड़ा डर है।
सुदीप की बात से भी मैं एकदम सहमत हूं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को कोई डरने की कोई जरूरत चिंता की नहीं, जरूरत कोई नहीं। चिंता की बात नहीं, कोई चिंता की। पर जब हम बात कर रहे हैं कि अभी 3 महीने इन्वेस्टर का रिस्क रिवॉर्ड पे क्या व्यू रहना चाहिए, तो आपने जो पहला सवाल पूछा, बिल्कुल भी ये बाय ऑन डिप्स मार्केट अभी नहीं है मेरे हिसाब से। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ। चाइना के, हालांकि हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन जो डेटा लैग से आता ना, आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि आपको लुई विटॉन में 50% तक का डिस्काउंट मिले। चाइना में चल रहा है एवरी अल्ट्रा लग्जरी ब्रांड ऑन डिस्काउंट पर अप टू 50%। ये मैंने रिपोर्ट अपने मॉर्निंग कमेंट्री में बोली थी। तो बहुत लोगों ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। हमने कहा यार छपी हुई खबर मैं अपने में थोड़ी उतारा हूँ। और इसीलिए वो एलवीएमएच डेटा लैग से आया होगा कि यार नहीं बिक रहा माल वहाँ और पे। आप स्टॉक देखें ना, एलवीएमएच का स्टॉक मैं ट्राई करता हूँ, $180 से $136 पे आ गया है 3 महीने में। तो वो आपको दिखा रहा है इम्पैक्ट कि जो वहां पे हुआ वो स्टॉक पे उसका इम्पैक्ट आया लैग से। तो एक ज़माने में जो के शेप रिकवरी वाले लोग थे, वहाँ पे भी अब चीज़ें ठंडी पड़ रही हैं, क्योंकि बहुत सारे महंगे ब्रांड, मैंने नाम एक ही लिया लुई विटॉन का, आप जिमी चू भी देख लो या कोई भी देख लो, आप चैनल देख लो, शनेल देख लो, सब में कमी है। तो डेटा लैग तो है। अनुराग जी, क्या जो यूएस में है आपके यहाँ भी वही कंजम्पशन का पैटर्न बन रहा है और आपको अब पता चला ये कि हमारे यहाँ डिमांड घट रही है? नहीं नहीं नहीं, यहाँ तो नीरज जी इतना महीने में 7-8 डेटा पॉइंट्स तो बड़े सॉलिड जो हर समय ट्रैक करते हैं वो आते ही हैं। हाँ, और बड़ी अच्छी बात अभय जी ने कही, ऑटो इन्वेंट्री, ये सारे बहुत अच्छे पैरामीटर्स होते हैं जिनको देख करके ही तो लोग ट्रैक करते हैं कि ईवी की सेल्स देखिए अब पहले तो कहाँ 15 दिन की इन्वेंट्री थी, अभी मतलब 3-4 महीने की इन्वेंट्री लॉट्स पे पड़ी है और ऑफ टेक नहीं हो रहा है। राइट, तो ये सो डेटा की तो देखिए आप जानते हैं कि इस इकोनॉमी में डेटा इतना भरपूर है, हर हफ्ते कोई ना कोई डेटा पॉइंट्स आता है। हाउसिंग ले लीजिए, ऑटो कंजम्पशन ले लीजिए, कंज्यूमर सेंटिमेंट्स ले लीजिए, कार्ड्स का डेटा देख लीजिए, लेंडिंग देख लीजिए, और ऑफ कोर्स फिर फिजिकल बॉन्ड साइड का डेटा आता है। डेटा की कमी नहीं है। देखिए इस पे एक दो बातें ऐड करूं नीरज जी, बहुत अच्छी बातें सबने पिक की हैं। मैं 2-3 बातें एक कहना चाहता हूं। एक सुदीप जी ने 14% नॉमिनल ग्रोथ का एक इक्वेशन दिया। थोड़ा समय थोड़ा समय चेंज हुआ है नीरज जी, और हम सब जिसको बोलते हैं ना कि वो पास्ट रिटर्न्स को देख के हमें आदत पड़ गई है। हम वो 14% की इक्वेशन लगा लेते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कंपनी की अर्निंग्स ग्रोथ 14-15% होगी। पिछले 2 साल से नीरज जी इंडिया की नॉमिनल ग्रोथ 10% है, 14 नहीं है। फ्रैंकली मैं इंडिया के जीडीपी डेटा को ट्रस्ट करता ही नहीं हूं, क्योंकि रियल डेटा लास्ट क्वार्टर में क्या आया था, 9.6% नॉमिनल ग्रोथ थी, एंड एवरीबडी वाज सेलिब्रेटिंग कि 8.1% से इकोनॉमी ग्रो हुई है। अब ये 1.5% का कौन सा इन्फ्लेशन उन्होंने घटाया नीरज जी, मेरी इकोनॉमिक समझ से तो बिल्कुल बाहर है, और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स इस बात को कह रहे हैं। चलिए उसको इग्नोर कीजिए, इंडिया में आप सिर्फ नॉमिनल ग्रोथ देखिए, क्योंकि एटलीस्ट उसको तो आप मिसकोट नहीं कर सकते, मेजरमेंट मेथोडोलॉजी असाइड, बट नॉमिनल ग्रोथ तो नॉमिनल ही है। अब ये 10% नॉमिनल ग्रोथ है, तो ये कंपनीज के अर्निंग्स, रेवेन्यूज, प्रॉफिट सब में रिफ्लेक्ट करेगी, राइट। तो वो 15 वाले जमाने जा चुके हैं। इकोनॉमी अपने इन्फ्लेशन को जीडीपी ग्रोथ में काउंट करे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नॉमिनल को आप मिसलीड नहीं कर सकते। तो सो बिगर पॉइंट, राइट, सो वी शुड अंडरस्टैंड के ये 10% है और अब 14-15 नहीं है। सेकेंड इज ये कंजम्पशन तो 5% ग्रोथ उसमें दिखा ही जीडीपी ग्रोथ में। तो वो अभय जी की जो बात है कि कंजम्पशन स्लो डाउन है, वो उसमें नंबर में भी दिख रहा है, राइट, और वो नॉमिनल बेसिस पे दिख रहा है, राइट। सो वो भी बिल्कुल क्लियर है कि अभी 1-2 क्वार्टर की बात नहीं है, ये 1-2 साल से ये डेटा स्लो डाउन हो रहा है, विच टाइज वेरी वेल विद ग्लोबल ग्रोथ स्लो डाउन ऑल्सो। थर्ड, ये तीसरा मेरे थीसिस से भी बड़ा टाइप करता है नीरज जी के इंडिया की ग्रोथ 11 से 20 के बीच में लास्ट कोहर्ट जो था, जो वर्कफोर्स में एंटर किया, वो 25%, डिकेड में 25% की ग्रोथ हो रही थी। जो लोग 18 से ऊपर वर्कफोर्स में एंटर कर रहे थे, वो पीक अब जा चुका है। तो अब इंक्रीमेंटल ग्रोथ आपको ज्यादा लोग वर्कफोर्स में एंटर कर रहे हैं उससे नहीं मिलेगी। आपको कहां से मिलेगी, जो करंट लोग हैं वो कंज्यूम कितना कर रहे हैं। तो अभी फोकस हैज टू शिफ्ट क्विकली फॉर द नेक्स्ट 15 years. एंड थर्ड इज नीरज जी, ये इन टर्म्स ऑफ अनरिस्टिक वैल्यूएशन, सेक्टर रोटेशन, जो आशीष ने बात कही,
मुझे समझ नहीं आ रहा है, मतलब ये 150 के पी से अब 100 के पी पे जाएंगे, मतलब वो सेक्टर रोटेशन है? कौन सा सेक्टर रोटेशन हो रहा है इंडिया में? बिकॉज इट्स अक्रॉस वेरी टाइट। एंड ऐसे ये मैं उन इन्वेस्टर्स के लिए कहना चाहता हूं जो अगेन 2020 के बाद ज्यादा एंट्री किए हैं मार्केट में। 4 ओकेजन्स आए हैं हिस्ट्री में, मार्केट की 40 ईयर्स हिस्ट्री में इंडिया में, जबकि मार्केट का पी ऑन अ ट्रेलिंग बेसिस 24-25 के आसपास था। ऑल द 4 ओकेजन्स अगले 5 साल के रिटर्न्स बड़े स्टैग्नेटेड रहे हैं और म्यूटेड रहे हैं। तो आई थिंक वो समय, नीरज जी, अभी भी इंडियन मार्केट को गुजारना पड़ेगा। कोई कुछ बदला नहीं है उसमें, कुछ फंडामेंटल्स में कोई चेंज नहीं आता है। तो वहां पर हम हैं, इसको विजुलाइज करना मुश्किल है, बट ये रियलिटी है। ओके, तो फिर एक सवाल अब ये उठता है जिसका जवाब मुझे आप सब लोगों से चाहिए कि एसआईपी में जो इतना पैसा आ रहा अभी भी, वो जाएगा कहाँ? सुदीप सर, वो पैसा कहाँ जाएगा? हालांकि उसके अंदर देखें तो लोग थोड़ा डेट की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन वो पैसा आ तो रहा है एक्चुअली। देखिए नीरज जी, मैं ये अनुराग जी जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर इसमें एक बात मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि ओवरऑल मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल सही है, बात बिल्कुल सही है कि एक लेवल पे मार्केट गया है, वहां पे टाइम करेक्शन तो होना ही चाहिए, और कुछ हो ना हो, द फंडामेंटल्स हैव टू कैच अप विद द वैल्यूएशन। पर ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं और स्क्रिप्ट्स हैं और कंपनीज हैं जहां पे जबरदस्त ग्रोथ अभी भी है, और मैं मानता हूं ये ग्रोथ का मोमेंटम जारी रहेगा। मैं स्पेसिफिक इस कंपनी को रेकमेंड भी नहीं कर रहा हूं, बट बात और इसमें खरीदारी की सलाह भी नहीं दे रहा हूं। ट्रेंड का देखिए, आप आज ही नतीजे आए हैं, अब क्या जबरदस्त ग्रोथ। एवरी क्वार्टर नतीजे के बाद हम कहते हैं वैल्यूएशन ज्यादा है, परफॉर्मेंस अच्छा है, पर सस्टेनेबल नहीं है। अगला क्वार्टर फिर आता है और एक धुआंधार ग्रोथ दिखाता है। तो ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं, मैं एक का एग्जांपल दे रहा हूं, अभी फ्रेश है, थोड़ी देर पहले आया है इसलिए। पर ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं, बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां पे एक जबरदस्त पेस ऑफ ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो हमारा जो रोल है, हम सबका जो रोल है, तो निवेशक को वही सारे सेक्टर्स, वही सारे कंपनीज में निवेश करने के लिए सलाह देना और उनका इन्वेस्टमेंट ढंग से मॉनिटर करना। और आपने एसआईपी का बात किया, एसआईपी का पैसा कहाँ जाएगा? तो इक्विटी के लिए जो डेडिकेटेड पोर्शन एसआईपी में आ रहा है, क्योंकि एसआईपी में और भी कंपोनेंट्स हैं, मैं तो मानता हूं कि फंड मैनेजर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है अभी, क्योंकि पहले जैसे वो टॉप डाउन कुछ भी ले लिया, वो नहीं होगा। अभी बॉटम अप का जमाना आ गया है, और बहुत केयरफुली सिलेक्ट करके स्टॉक लेना पड़ेगा, जहां पे अभी भी आपको अच्छा ग्रोथ मिलेगा, अभी भी जो मार्केट का स्टैंडर्ड जो ग्रोथ है उसको बीट करेगा। और ऑब्वियसली आपको भी ध्यान में रखना पड़ेगा क्या वैल्यूएशन पे आपको स्टॉक ले रहे हैं, वो सस्टेनेबल है या नहीं, कैसा ग्रोथ आप फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये सब हिसाब लगाना पड़ेगा। और आपको और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो एसआईपी में 23,000, अभी पिछले महीने 23,000 करोड़ आया, इसके अलावा भी अगर आप देखें डोमेस्टिक मार्केट में एचएनआई से पैसा आ रहा है, रिटेल डायरेक्ट पैसा लगा रहा है, तो करीबन लगभग अनदर 23-25,000, तो करीब 50,000 करोड़ मार्केट में आ रहा है हर महीने में। तो एक बहुत बड़ा एक फायर पावर कह सकते हैं, और यही हमको सस्टेन कर रहा है इस साल, क्योंकि एफआईआईस तो नेट पोजीशन ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है, जो जितना निवेश किया, जितना बेचा, नेट नेट जीरो है। तो मार्केट इतना ऊपर कैसे गया, मार्केट सस्टेन कैसे हो रहा है? वो रिटेल और ये डोमेस्टिक जो इन्वेस्टमेंट है, डोमेस्टिक जो पैसा है, उसके जरिए रिटेल हो रहा है। पर हाँ, हम लोगों का जिम्मेदारी बनता है कि इसको सही चैनल पे इसको रूट करें और या बिल्कुल सही जगह पे निवेश करें। नहीं, फंड मैनेजर्स का काम बहुत बढ़ गया है। अच्छा, वो डेटा दिखा दीजिए एक बार जरा, जो ओनरशिप किसकी कितनी है इंडियन मार्केट में। तो उसमें एफआईआई की ओनरशिप जो है घट रही है, लगातार घटी हुई है, और ये डेटा मैं पिछले 3-4 साल से ट्रैक कर रहा हूँ। तो अब इस समय करंट एफपीआई की ओनरशिप 18.8% है, जो मेरे ख्याल में 22-23% से मैंने ट्रैक करनी शुरू की थी। लगातार थोड़ी वो 2-4 सालों में यहाँ तक आई है। और रिटेल की बढ़ी है, रिटेल की ओनरशिप डायरेक्ट वाले में या वाया में भी बढ़ गई है। तो ये रिटेल का जो हम लोग कहते हैं ना कि दम बहुत है इनके अंदर, तो वो ये एक स्ट्रक्चरल चेंज है। लेकिन मेरा अभी भी ये मानना है कि जो क्वांटम और साइज है ना एफपीआई का, उसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते। जी, अभी एकदम लेटेस्ट देखिए, 25,000 का हाई तब बना जब एफआईआई नेट बायर थे, बिल्कुल ठीक बात है। डीआई के दम पे हाई नहीं बना था, बहुत कोशिश कर रहे थे। तो ये एक सच्चाई है, इसको स्वीकार करना चाहिए। आशीष जी, एक चीज़ बताइए कि आप लोग जो फंड मैनेज करते हैं, क्या ये एक बहुत चैलेंजिंग टाइम आपके सामने आने वाला है? जरा स्टॉक पिक करना एक मुश्किल है, और बढ़ती जा रही है मुश्किल, वैल्यूएशन के लिहाज से, तरह तरह के रिस्क के लिहाज से, इन्वेस्टर की क्वेरी के लिहाज से। वही पूछता होगा 10 सवाल,
बिल्कुल, तो नीरज जी देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये समय थोड़ा-सा वोलेटिलिटी भरा है और जहाँ पर पे जब एक फंड मैनेजर हम होते हैं, तब हमको ये देखना होता है कि कैसे हम हमारी जो डाउनसाइड आए मार्केट के अंदर में बढ़ी, तो हम कैसे उस डाउनसाइड को कम करने की कोशिश करें और जब अपसाइड आए, तो बाज़ार से बेहतर अपसाइड हमारे पोर्टफोलियोज़ डिलीवर करें। अब इस कोशिश के अंदर में ये जो सेक्टर्स रोटेशन की हमने बात की, वो यही है कि अल्टीमेटली आपको उन सेक्टर्स से जहाँ पर पे वैल्यूएशन बहुत एक्सट्रीम हो चुके हैं, जिनका बीटा बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है, जहाँ पर पे आपको लगता है कि जब भी करेक्शन आएगा तब जैसे थोड़ी देर पहले अभी अभय जी बात कर रहे थे कि लिक्विडिटी चले जाती है कई स्मॉल कैप स्टॉक के अंदर में। तो लिक्विडिटी भी अपने आप में एक बहुत बड़ी रिस्क है। अगर से आप ये समझते हैं कि स्टॉक अच्छा है और आप उसको बेच ही नहीं पाए जब मार्केट खराब हो, तो ये भले ही वो गिरे 20% या 30% पर अगर उसको बेच ना पाए, तो ये बहुत बड़ी तकलीफ है। इसलिए ऐसे समय पे आपको उन स्टॉक्स या कंपनीज़ के अंदर जाना पड़ता है, जहाँ हो सकता है करेक्शन वहाँ भी देखने को मिले, बट उसके बावजूद आपके पास लिक्विडिटी है। आपको ये पता है कि एक लेवल के बाद बिकॉज़ ऑफ क्वालिटी प्रमोटर गुड मैनेजमेंट एक स्ट्रॉन्ग रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, एक लेवल पर आकर ये कंपनी के अंदर में बाइंग इंटरेस्ट आएगा क्योंकि कंटीन्यूअस डीआईआई, एफआई का पैसा आता है, तो इन स्टॉक्स को जरूर चेस करने की कोशिश करेगा। तो इसके चलते ये जो समय होता है इस तरह के स्टॉक सिलेक्शन में देखना पड़ता है और आपको पता है हम एफटीपीएम यानी कि फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, मार्केट डायनामिक्स और साइकोलॉजी इन 4 इंपॉर्टेंट पहियों पर अपने पोर्टफोलियो एपेक्स पोर्टफोलियो को चलाते हैं। तो हमारे कॉन्सेप्ट में हेजिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। जब हमें लगता है कि ये सारी सिचुएशन इस सिचुएशन के बाहर जा रहा है और उसके बाद भी रिस्क बन रही है, तब हेजिंग के थ्रू अपने पोर्टफोलियो को डाउनसाइड प्रोटेक्शन करने की हम कोशिश करते हैं। तो आशीष जी, क्या बहुत बड़ी क्वांटिटी बेचने में दिक्कत आ रही है क्या आजकल? नहीं देखिए, हम तो इतने माइक्रो कैप स्टॉक में खैर जाते नहीं है जहां पर पे लिक्विडिटी की इतनी रिस्क है, बट डेफिनेटली मार्केट को ट्रैक करते हैं और वहां ये चीज जरूर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक समय पे जिन स्टॉक में नए ऑल टाइम हाई बनने पर जो पहले वॉल्यूम हिट कर रहे थे और आज अगर से वही स्टॉक 52 वीक हाई या ऑल टाइम हाई के पास आ रहे हैं, तो वॉल्यूम में एक सिग्निफिकेंट ड्राई डाउन हो चुका है। ओके, ये बात अंडरलाइन कर ली जाए। ये सवाल मैंने इसीलिए पूछा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक छोटा सा मैं ब्रेक लूंगा, इसके बाद 2 सवाल कि सबसे बड़ा रिस्क क्या है हो सकता है मार्केट के और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है, और दूसरा क्या एसेट क्लास में भी थोड़ा सा चेंज हो रहा है क्या, कि कुछ और कोई बहुत अट्रैक्टिव चीज़ दिख रही है क्या। ब्रेक के बाद इस पर बातचीत करेंगे। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और आज मार्केट गुगली में चर्चा हो रही कि इस गुगली को कैसे खेला जाए, कैसे 6 मारा जाए, क्योंकि गुगली बहुत खतरनाक बॉल होती है, समझ में नहीं आती कई बार। वैसे आजकल मार्केट में हो रहा है कि समझ में नहीं आ रहा कि मार्केट क्या कहना चाह रहा है और हमारे रिटेल दोस्त लोग उसको समझ लें। तो अभी जी हमने बहुत सारी चर्चा की, मार्केट को पूरा पोस्टमार्टम करके समझने की कोशिश की। तो हमने जैसे कहा था ब्रेक से पहले कि हम 2 चीज़ समझना चाहते हैं कि मार्केट की इस वक्त की सबसे बड़ी चिंता या अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है। अपॉर्चुनिटी वाला जब मैं दे दूँ आसान जवाब रेट कट होगा यूएस में तो मार्केट चलेगा, मतलब ऐसे ही है। क्या सबसे बड़ी चिंता या अपॉर्चुनिटी मार्केट की? एक चिंता सबके मन में है, पर उसके बारे में अभी ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही है, और वो है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की। क्योंकि सबको मालूम है कि सिचुएशन वर्ल्ड वाइड, डेवलप्ड कंट्री ले लें, यूरोप ले लें, यूएस ले लें, मिडिल ईस्ट ले लें, सब जगह एक रिस्क है जियोपॉलिटिकल टेंशन का। और वो रिस्क सिर्फ बाईपार्टाइट नहीं है, वो सिर्फ 2 देशों के बीच में नहीं है, क्योंकि कहीं भी हॉटस्पॉट डेवलप हुआ तो बाकी देशों को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये एक रिस्क बैक ऑफ द माइंड है। अब इसमें भी एक क्या हुआ है कि पिछले 2-3 साल से ये रिस्क चल रहे हैं, पर ये कहीं ना कहीं थोड़े सेटल हो जाते। यूक्रेन की वॉर से आप याद करें, तब इतना बड़ा डर था लोगों के मन में, पर 1 महीने 2 महीने बाद लोगों ने कहा ये तो 2 देशों के बीच की बात है, इसको जाने दो, इसमें ना नाटो इन्वॉल्व होने वाला है, ना रशिया को ज़्यादा करने वाला है, चलने देते हैं। नॉर्थ कोरिया का एक रिस्क अलग है, इराक ईरान जो है, ईरान और इजराइल का रिस्क अलग है, सब जगह का आप देख रहे हैं, और ताइवान चीन का वो भी चल रहा है। तो काफ़ी वर्ल्ड में हॉटस्पॉट्स हैं। एक डर सबके मन में ये है कि अगर कहीं ये हॉटस्पॉट जो है अभी रियल रिस्क प्रेजेंट हो गया, तो ग्लोबल मार्केट्स में लिक्विडिटी ड्राई अप कितनी फास्ट होगी, तो लोग इन्वेस्टर्स जो हैं कितनी जल्दी अपना पैसा खींचेंगे,
और वो पैसा अगर खींचेंगे तो जिस तरह निक्केई गिरा एक दिन, स्ट्रेस टेस्टिंग का मैं समझता हूँ उसको, 13% निक्केई का मार्केट अगर 13% गिर गया, मेरे लिए नीरज जी बहुत बड़ा खतरे का सिग्नल है। और वो किसी जियोपॉलिटिकल इशू से नहीं हुआ, सिर्फ इसलिए कि येन की कैरी एक दिन के लिए अनवाइंड हुई, 162 160 से 145 पे आ गया, सिर्फ उसकी वजह से आपका निक्केई का मार्केट 13% गिर गया। तो ये मुझे दिखाता है कि मार्केट्स बहुत ही शैलो हैं इस समय, कोई बॉटम नहीं है। तो अगर कोई बैड न्यूज़ आई कहीं से भी तो ये मार्केट का सेल ऑफ, ग्लोबल मार्केट्स का 10 12 15% विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम होना बहुत मुनासिब है इस समय मेरे हिसाब से। ये मुझे लगता है सबसे बड़ा रिस्क है जो अभी मार्केट में डिस्काउंट नहीं हो रहा है। चूंकि ये बहुत पर्टिनेंट नहीं है, सबको ऐसा लगता है कि जी, कुछ हो नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा, नहीं होगा, कौन करेगा, नहीं हो, इसलिए इसलिए हाँ, तो लोग अभी तक इसको प्राइसिंग नहीं नहीं कर करे। रहे। हाँ, मतलब इसको वो ये नहीं करे कि थोड़ा साइड पे बैठ जाते हैं, देखते हैं 3 महीने में सिचुएशन सलट जाए। अच्छा, दूसरा क्या है, यूएस के इलेक्शंस हैं, उसकी वजह से क्या अनसर्टेनिटी एकदम कट टू कट है, जो आप अभी देखिए अनुराग ज़्यादा जानते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। पर जो इलेक्शन जो है वो, उसकी भी कोई सर्टेनिटी नहीं है, कौन जीतेगा, क्या पॉलिसीज़ बनेंगी, उसमें फेड क्या करेगा, वो एक अनसर्टेनिटी है। तो इस तरह से ग्लोबल अनसर्टेनिटी काफ़ी हैं, इंडिया की अलग हैं। पर सबसे बड़ा रिस्क मुझे जो लगता है, जैसे मैंने आपको कहा, जियोपॉलिटिकल मुझे लगता है, क्योंकि उसमें 2 कंट्रीज़ का नहीं रहेगा, उसमें पूरे दुनिया को लिटरली इन्वॉल्व हो जाना पड़ेगा। अनुराग से पूछते हैं ना, अनुराग जी आपने डॉट प्लॉट डाला कुछ, कौन जीत रहा है, ट्रम्प जीत रहे हैं, बाइडेन जीत रहे हैं, या बाइडेन तो नहीं है, कमला हैरिस जीत रही है? सो मोटा मोटा व्यू नीरज जी ये है कि अच्छा देखिए, मीडिया में हमेशा डेमोक्रेट्स आगे दिखते हैं बिकॉज ये सारी ऑनलाइन पोलिंग होती है, 2000 रेस्पोंडेंट बेस होता है, और ऑनलाइन में तो आप वही जिसकी श्रद्धा है वो रिस्पॉन्ड करता है, तो विच इज लार्जली कॉलेज डेमोग्राफिक इज मोर टिल्टेड टुवर्ड्स अर्बन कॉलेज एंड डेमोक्रेटिक लीनिंग। तो तभी हिलरी के टाइम से आई थिंक अगर हमें 2016 के रिएक्शन से एक चीज सीखनी चाहिए, वो ये कि ये पोल्स पे ट्रस्ट ना करें, ये हमेशा डेमोक्रेटिक आगे दिखते हैं इनमें। मुझे नहीं लगता कि मैडम हैरिस जीत रही हैं, बहुत मुश्किल है। लेकिन मीडिया आपको नैरेटिव प्रो डेमोक्रेट दिखाएगा, मोस्टली मीडिया 80% इज प्रो डेमोक्रेटिक इन यूएस। अगर ट्रम्प साहब जीतते हैं तो इंटरनेशनल वॉर्स के लिए अच्छा होगा बिकॉज ही बिलीव्स इन सेटलिंग दीज इश्यूज एंड नॉट इन्वॉल्विंग यूएस ट्रूप्स। तो आई थिंक वो, दुनिया को भी उम्मीद है कि वो क्विकली यूक्रेन को सेटल करेंगे और मिडल ईस्ट को भी सेटल करेंगे। मैडम हैरिस जीतती हैं तो वो मंडे को एक बात कहेंगी और ट्यूसडे को दूसरी बात, तो वो क्योंकि उनकी कोटरी जो है वो थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड है। अब डाइवर्सिफाइड बेस को अगर आप लेके चलते हैं तो आपकी चॉइसेस में आपको दोनों बातें करनी पड़ती है, जिससे थोड़ा केओटिक होता है। मुझे नहीं लगता हम वहां पहुंचेंगे नीरज जी, तो लेट्स होप के आई मीन ही इज नॉट, आई वोंट से ट्रम्प इज द आइडियल कैंडिडेट, आई वुड हैव प्रेफर्ड सम अदर चॉइसेस इन रिपब्लिकन पार्टी जो कि पहले राउंड्स में खत्म हो गए, लेकिन बहरहाल वो सब 2028 में ही आएगा। अब तो फिलहाल लेट्स गो विद व्हाट इज द बेस्ट चॉइस नाउ। मतलब वैसे कमला हैरिस जी हमेशा लाफिंग फेस उनका अच्छा रहता है ना, एकदम खिलखिलाती रहती है हमेशा, और ये अनुराग जी को पसंद नहीं आ रहा, मतलब क्या है खुश रहना ही, मतलब अनुराग जी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अच्छा ये बताओ अनुराग जी, कमला का मामला, हाँ समझ नहीं कि सबसे ज्यादा आपके हिसाब से ग्लोबल मार्केट को रिस्क क्या है या अपॉर्चुनिटी क्या है? रेट कट के बाद चलेगा बाजार क्या? हम लोग तो ये सोचते हैं हमेशा। बिल्कुल चलेगा, यूएस मार्केट बहुत जोर शोर से चलेगा। यूएस मार्केट में अगले 2 साल कोई रिस्क नहीं है नीरज जी। आई एम यू नो व्हेन आई हैव अ बुलिश टोन, आई हैव अ बुलिश टोन। इस इकोनॉमी को 2 साल तक कोई भी रिस्क नहीं है और बिल्कुल रास्ता क्लियर है। इट इज वेरी स्ट्रांग एंड इट इज, देखिए छोटा डेटा पॉइंट, हर बेबी बूमर्स रिटायर हो रहे हैं, जितना वो रिटायर होते हैं उतना लेबर फोर्स पे और एक उनको पॉजिटिव बेस मिलता है कि उनके वेजेस भी गिरेंगे नहीं इतना आसानी से। तो अगले 2 साल तक भी फेडरल रिजर्व का रेट 3% पे आके टिका भी रहेगा, तो उसके नीचे नहीं जा सकता बिकॉज कॉन्स्टेंटली एक वेज इन्फ्लेशन का प्रेशर रहेगा, बट इकोनॉमी विल कंटिन्यू टू डू वेरी स्ट्रांग, मुझे इसमें कोई भी डाउट नहीं दिखता। नीरज जी, इंडिया के लिए बस एक खतरा, मैं खतरा नहीं बट एक छोटा रियलिटी चेक। बाय द वे, जब मीनवाइल हम बात कर रहे थे तो मैंने नंबर्स देखे, वो नॉमिनल ग्रोथ के नीरज जी 10 से 11% के नंबर आज ही पेंडेमिक के बाद नहीं आए। 2014 से 2019 के बीच में भी नॉमिनल ग्रोथ वाज बिटवीन 10 एंड 11% ऑल द 5 years, राइट? तो ये आज की समस्या नहीं, ये पुरानी समस्या, दिस इज जस्ट रिवर्टिंग बैक टू नॉर्मल अभी जो हो रहा है। SIP पे नीरज जी एक
बात कहना चाहता हूँ, छोटा सा डेटा एनालिसिस कुछ किया था मैंने, एक लेख भी लिखा था, काफी चर्चा में आया, काफी लोगों ने पढ़ा, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो बाद में पढ़ेंगे लेकिन समय सबका आएगा। देखिए 2023 में FY23 में 43 मिलियन SIP अकाउंट्स खोले इंडस्ट्री ने, लेकिन नेट एडिशन हुआ सिर्फ 20 मिलियन का। मतलब 2 करोड़ अकाउंट नए ऐड करने के लिए 4.5 करोड़ नए अकाउंट खोलने पड़े। मतलब क्या हुआ कि नीरज जी 2 से 2.5 करोड़ अकाउंट्स बंद हुए। SIP रेवोल्यूशन इतना भी स्ट्रांग नहीं है जितना लोगों को सरफेस पे दिखता है। लोग मनी चर्न कर रहे हैं, अकाउंट्स क्लोज करके नए अकाउंट्स खोल रहे हैं, तो दे आर ऑल चेजिंग द सेम पैटर्न जो बुल मार्केट में इन्वेस्टर्स करते हैं। टेस्ट ये है कि नीरज जी जब मार्केट में स्टैग्नेशन और थोड़ा स्लो डाउन आता है तो SIP इन्वेस्टर परसिस्ट करता है कि नहीं करता। माई स्ट्रॉन्ग बेट इज कि नहीं करेगा, एंड इन्वेस्टर विल ब्रेक डाउन। ऑल द साइंस आर टुवर्ड्स दैट। और this whole flow towards mid and large cap is also, mid and small cap is also predicting the same story. तो आई थिंक ये खतरा है नीरज जी इंडियन मार्केट के लिए। ग्लोबल खतरा इंडियन मार्केट को इस समय नहीं आएगा, बिकॉज ग्लोब इज डूइंग फाइन। ग्लोब ने अपने करेक्शंस ले लिए हैं, यूरोप में ऐसा कुछ मेजर करेक्शन है नहीं। इंडिया अपनी रफ्तार से चल रहा है, आगे बढ़ा तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो थोड़ा रियलिटी चेक मार्केट में आएगा। इकोनॉमी की रफ्तार तो चलती रहेगी, वो मैंने आपको बताया। ओके, तो प्रॉब्लम सॉल्व। यूएस में अगर रेट कट तो बाजार चलेगा। सुदीप सर, मार्केट तो चलेगा, तो अनुराग जी ने कह दिया तो फिर क्या मान लेते हैं हम कि यूएस में रेट कट, और यूएस चलेगा तो हम क्यों नहीं चलेंगे? फिर हम तो चलेंगे ही। सुदीप सर, कोई रिस्क आपको लगता है? देखिए यूएस में रेट कट होगा, FIIs का मूड में थोड़ा चेंज होगा, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडिया में भी फिर निवेश करेंगे। अब पिछले 6-8 महीने से क्या हो रहा था कि FIIs को लग रहा क्यों था, प्रैक्टिकल भी था कि इंडियन मार्केट एक्सपेंसिव है, रिलेटिवली अट्रैक्टिव साउथ ईस्ट एशिया में बहुत सारे मार्केट्स इंक्लूडिंग चाइना है, इसीलिए पैसा चाइना में जा रहा था, बाकी साउथ ईस्ट एशियन मार्केट्स में जा रहा था, और इंडिया में बिकवाली ही कर रहे थे। पिछला 6-8 महीना अगर आप देखेंगे ऐसे ही चल रहा था। तो एक लेवल पे जब यूएस में रेट गिरना चालू होगा तो मैं उम्मीद ये करता हूँ कि, और इंडिया में भी थोड़ा बहुत करेक्शन हो जाएगा, तो मैं उम्मीद ये करूंगा कि FIIs की तरफ से इन्फ्लोस इंडिया में आना चालू होगा, क्योंकि जो स्ट्रक्चरली लॉन्ग टर्म फंड है उनके लिए इंडिया डेफिनेटली इज अ बिग ऑप्शन। वो पैसा इंडिया में जरूर लाएंगे, और हमारे डोमेस्टिक फ्लोज के साथ साथ अब जब FIIs का पैसा भी नेट इंक्रीमेंटली आना चालू हो जाएगा, तो मैं ये मानता हूं कि इंडियन मार्केट्स और भी आगे जाएगा। और जैसे पहले भी हम लोग कह रहे थे, सब लोग वो मानते हैं कि इंडियन इकोनॉमी तो स्ट्रांग है, और अगर इकोनॉमी स्ट्रांग है, बहुत सारे कंपनीज, बहुत सारे सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म करेंगे। डोमेस्टिक फेसिंग जो सेक्टर्स हैं वो हम लोग कह रहे हैं पहले से भी, अभी भी कह रहे हैं कि अच्छा कामकाज करेंगे, तो जरूर इंडियन मार्केट में ट्रैक्शन, मोमेंटम रहेगा, बायस पॉजिटिव रहेगा, ये मैं मानता हूँ। करेक्शन बीच बीच में होना जरूरी है, थोड़ा बहुत ओवर वैल्यूएशन जहाँ पे दिख रहा है वहां पे प्रॉफिट बुकिंग, कंसोलिडेशन, ये सब बिल्कुल मार्केट के हेल्थ के लिए भी सही है। ओके, आशीष जी, आपका क्या व्यू है? आप लोग को कोई चीज़ ऐसी लगती हो जो अंडरलाइन करना ज़रूरी है रिटेल के लिए या निवेशकों के लिए? नहीं, तो देखिए हमको ऑब्जर्वेंट रहना पड़ेगा, सभी तरह की किसी भी रिस्क को छोटा नहीं मानना है, और किसी भी और बाजार का एक नेचर है कि किसी भी रिस्क को जब तक के कोई सबसे बड़ी बात है कि जब तक जो सबसे बड़ी रिस्क है वो तो किसी को मालूम ही नहीं चलेगी। मेरा ऐसा मानना है कि वो तो अननोन ही रहेगी। अगर से वो नोन है तो उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कैलकुलेशन बाजार लगा चुका रहता है, और उसके ऊपर एक रिएक्शन बाजार दे चुका रहता है। जैसे कि अभी हुआ, इंडिया विक्स 12 से 22 हुई, जैसे ही आपने देखा येन कैरी ट्रेड का इंपैक्ट आया और येन में एप्रिसिएशन आया, और जैसे ही बाजार ने ऑब्जर्व किया कि अब ये रिस्क कहीं ना कहीं बाजार पचा पा रहा है, तो आपने देखा 22 की वोलेटिलिटी वापस 14-15 के लेवल पे आ गई। तो बाजार सबसे एफिशिएंट एक मैकेनिज्म है ये सब चीज को डिस्काउंट करने का। तो डेफिनेटली ऑब्जर्वेंट होना है मिडिल ईस्ट की सिचुएशन को लेकर, यूएस में इलेक्शन के आउटकम क्या आएंगे, बट इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हमें देखना होगा कि बाजार का रिएक्शन क्या होता है, और इसके लिए हम फंडामेंटल और टेक्निकल ये दोनों चीज को यूज करते हैं। तो मेरे हिसाब से तो अभी तक बाजार ने गिरने के बाद अपने आप को वापस एक स्टेबिलिटी लाया है, और अगर से कोई भी जंप वोलेटिलिटी में होती है तो वो एक साइन होगा स्ट्रेस का। अदरवाइज मुझे लगता है मोर और लेस काफी चीजें अभी इस प्राइस पर बाजार ने डिस्काउंट कर लिया। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ मैं आपको, जो आपको सोचने में मजबूर करेगी। जैसे गल्फ में टेंशन है और क्रूड नीचे 80 के 78-75 तक चल रहा है,
ये बार बार आपको सोचने पे मजबूर करेगी कि ऐसा क्यों है, इतनी सेंसिटिव कमोडिटी, उन देशों में तनाव है और क्रूड नीचे जा रहा है, इसका मतलब समथिंग इज रॉन्ग समवेयर। नहीं भाई, मैं कह रहा हूँ कि जब मार्केट इस लेवल पे आता है ना, मेरे को डर इसी बात की, जो ट्रेडिशनल इक्वेशंस हैं कि ए होगा तो ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, वो नहीं होती हैं। एग्जैक्टली 1 + 1 = 2 नहीं निकलता है। तो ये एक सोच, बिल्कुल ठीक बात है आपकी, वो सोचने की बात है कि क्यों नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है। इसका मतलब Yes. कोई चीज और दूसरी वहां पे मिसमैच है। जी। और वो आशीष ने वही रेफर किया कि, Exactly. कि रिस्क वो है जो नहीं मालूम है हमें। हाँ, मैं एक दूसरा बताऊं, येन कैरी ट्रेड में मार्केट जब 12% गिरा जब जापान का, मुझे एकदम आश्चर्य नहीं हुआ। मैंने इसको कम से कम 1.5-2 महीने पहले, जब उनके यहाँ वो नए गवर्नर साहब आए थे, जिनको हम लोग यहाँ की भाषा में गवर्नर कहे जापान बैंक में, उन्होंने कहा था कि हम बढ़ाएंगे रेट। मैंने उस पर बाकायदा सुबह आशीष के साथ 7 बजे कमेंट्री में कहा कि मेरे को सबसे बड़ा रिस्क ये लगता है कि येन कैरी ट्रेड अनवाइंड होगा। कब बढ़ाते पता नहीं, तो उन्होंने 1-2 बार नहीं बढ़ाया, बात बोली, बिल्कुल। नहीं बढ़ाया, मार्केट को एक्शन नहीं तो बढ़ाते नहीं, तो जाने दो, क्या हल्के में होगा। ले लिया, टेकन फॉर ग्रांटेड है, कुछ नहीं कर पाएंगे ये। और उन्होंने किया उस दिन भी, मैंने कहा देखो ये इन्होंने बढ़ा दिया है, अब आप इसका इम्पैक्ट देखना, और वो हुआ। तो शायद मार्केट एक बहुत जोश में जब होता है तो बहुत सारी चीजों को इग्नोर करता चलता है कि अरे यार ठीक है देख लेंगे, एक पैसा है सवाल ना आपने नहीं पूछा जो मैं सोच रहा था आप पूछेंगे। कौन सा? कि आप स्क्रीन पे भी दिखा रहे थे कि वॉरेन बुफे इस समय इतना ये सारा कैश अनुराग लेके से क्यों, पूछा है? हाँ बिल्कुल अनुराग से ये अनुराग जी, वॉरेन बुफे ने इतना माल क्यों बेच दिया, आधा माल और इतना एकदम कैश क्यों लेके एप्पल बैठे हैं? जैसे शेयर में, बताइए छोटे संक्षेप नहीं, में। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बाय एंड होल्ड की स्ट्रेटजी करने वाले अपना सबसे बड़ा स्टेक, मतलब बाय फार, हाँ। मतलब 500 और कैश में आ जाना और आधा स्टेक बेच देना, मतलब एवरीथिंग इज गुड एट अ प्राइस, नीरज जी। At every, even the worst of the stock is good at a price and the best of the stock is worst at a price. फंडामेंटली अगर इस चीज को इन्वेस्टर को नहीं समझ में आ रही है तो वो समय समझाता है, लेकिन ये बेसिस है नीरज जी हर इन्वेस्टिंग का, दैट प्राइस, द जीनियस ऑफ इन्वेस्टिंग इज इन द प्राइस, नीरज जी। ये है कि मतलब जिसको बहुत सारे लोग गॉड ऑफ द मार्केट बोलते हैं, वो इतना समझदार और दुनिया की सबसे बढ़िया कंपनी, द बेस्ट कंपनी है एप्पल, टेक्नोलॉजी वाइज, इनोवेशन वाइज, प्राइस वाइज। हम तो बता सस्ता वाला फोन, आप तो 1.5-2 लाख का फोन लेके चलते हो एप्पल का। मेरा तो 23,000 रुपए का फोन है। क्या बात कर रहे हो, हमसे ही सस्ता वाला आई गेस अनुराग जी का जरूर होगा, वो 15-16 प्रो मैक्स। नहीं 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 नहीं, नीरज जी मतलब वो मेरे बेटे को लेटेस्ट चाहिए होता है, मेरा तो 3 हाँ, जनरेशन तो पीछे कोई तो ले रहा है ना, हम तो पुराने, मतलब उस जैसी कंपनी का आधा स्टेक बेच देना। मैं इसीलिए कहता हूँ कि कुछ चीजें आप लोग सोचिए अपने मन में कि क्रूड क्यों नहीं बढ़ रहा है यार, एक A+B होना चाहिए ना, नहीं हो रहा है। बुफे साहब को कुछ दिख रहा है तो उन्होंने बेच दिया अपना आधा माल। तो ये सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपको सोचने चाहिए। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, इस शो को देख के कुछ लोग समझें, हमारे शो में जो भी लोग आते हैं यहाँ पे गेस्ट में, चारों गेस्ट को दिखाइए दिल से बात करते हैं। नॉर्मल रूटीन डे में आप देखेंगे तो कई बार पॉलिश्ड वे में बात की जाती है, लेकिन ये शो में दिल से जी सच मुझे आपको बताना है, क्योंकि मार्केट ना नंबर्स है, फाइनेंस है ना, तो इसमें सच ही आपको जानना चाहिए। इस शो का प्रॉमिस है, तो इसलिए हमारे सारे गेस्ट का विशेष थैंक यू रहता है कि हम लोग सच बताते हैं, देखो ऐसा ऐसा होने वाला है, ऐसा हो रहा है, आप डिसीजन ले सकते हो। हमारा काम ही यही है कि हम आपको अलर्ट करें, समझाएं। तो इस शो का प्रॉमिस आज सुन के बहुत सारे लोग कहेंगे यार ये लोग पता नहीं कैसे किसी बातें कर रहे हैं, लेकिन दोस्त यही सच है। मैं तो 2 फूड फॉर थॉट दिए कि बुफे साहब ने क्यों बेचा आधा और क्रूड क्यों नहीं चढ़ रहा है। छोटी छोटी बात पे क्रूड भाग जाता है, अभी क्रूड ठंडा बड़ा 75 पे चल रहा है। तो ये सोचने वाली बातें होती हैं। खैर उम्मीद करते हैं कि आप इससे सीखेंगे, समझेंगे, और अपने हमें सुझाव जरूर दिया करिए यूट्यूब पे, ट्विटर पे मेरे, कि और किस तरह के विषय पे आप ज़्यादा शोज देखना चाहते हैं, तो हम कोशिश करेंगे और खुल के बातें हों और ज़्यादा हम चीज़ों को लेके आएँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वीकेंड एंजॉय करिए, बहुत सारी सीरीज़ और मूवीज़ आई हैं, देखिए, एक दिन उस पर शो करते हैं। अभय जी की पसंद, सुदीप सर ने क्या देखा लास्ट वीक, एक शो इस पर करेंगे एक दिन। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए।